Assalamu alaikum guys. With the start name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I am Isha Rais and I am from CRTC. So today I will discuss about the nationalism. So actually it's my assignment video from the general history subject. Table of contents. Number one is definition of nationalism. Number second is extreme nationalist. And number third is economic nationalism. And last fourth is story of nationalism. नेशनलिज्म का ओवरऑल कंसेप्ट समझने के लिए आज हम इन कंटेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और नेशनलिज्म का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म की। वैसे तो हम सभी जानते हैं, हम सभी अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये नेशनलिज्म है। लेकिन आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म के ओवरऑल कंसेप्ट के बारे में। आज हम जानेंगे नेशनलिज्म की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि पहले तो कंट्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। पहले तो राजा महाराजा मोनार्क सिस्टम, किंग का रोल हुआ करता था। तो हम जानेंगे कि नेशनलिज्म कहाँ से आया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर मैं नेशनलिज्म की डेफिनेशन की बात करूँ तो देखिए, नेशनलिज्म एक तरह की सोच और समझ होती है। इसमें हम कंट्री के लोग जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली बिलीव करते हैं कि हमारा जो देश है, जो हमारी जो कंट्री है, वो दूसरी कंट्री से सुपीरियर है, दूसरी कंट्री से अपग्रेड है, दूसरी कंट्री से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है, दूसरी कंट्री से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा सुकून है, ज़्यादा आसानियाँ हैं। तो ये नेशनलिज्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, nationalism is an ideology expressed by people who frequently believe that their nation is superior to all others. इस डेफिनेशन का साफ साफ सिंपल मतलब हम यही लेंगे जो कंट्री के लोग हैं वो फ्रीक्वेंटली बिलीव करते हैं अपनी कंट्री पर कि हमारा जो नेशन, जो हमारी जो कंट्री है, वो दूसरी नेशन, दूसरी कंट्रीज, दूसरे देशों से सुपीरियर है। अब डेफिनेशन से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, तो हम अब जानेंगे These feelings of superiority are often based on shared ethnicity, language, religion, culture और social values। इस एक्सपेक्टेशंस की जो फीलिंग्स होती हैं कि नेशनलिज्म की हमारी कंट्री सबसे सुपीरियर है, ऐसी फीलिंग्स तभी आती हैं जब एक कंट्री हमें शेयर करती है एथनिसिटी को, एक ही लैंग्वेज को, एक ही रिलीजन को और एक ही कल्चर को, और एक ही हमारी जो है सोशल वैल्यूज़ हों। तो उस देश में आप सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म नज़र आता है, देख सकते हैं। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में तो एथनिसिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जस्ट लाइक ईस्ट के लोग अलग तरीके के दिखते हैं, साउथ के लोग अलग तरीके के दिखते हैं। तो इतना ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि नेशनलिज्म पीक पे है, काफ़ी अच्छे लेवल पर नेशनलिज्म की एग्जाम्पल जो है वो सेट हुई हुई है। लैंग्वेज की बात करें तो हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारी कंट्री में भी बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सबके अलग अलग रिलीजन्स हैं। हमें बहुत रिस्पेक्टफुली इन सब रिलीजन्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और इन सब के अलग जो जिनके भी जो रिलीजन्स हैं इनको फॉलो करने देना चाहिए बहुत इजीली। कल्चर्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमारी सोशल वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं, लेकिन ये सब डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छे लेवल का नेशनलिज्म देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल सेट की हुई है वर्ल्ड में कि अगर एथनिसिटी में भी डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस है, रिलीजन में भी डिफरेंसेस है, कल्चर में भी डिफरेंसेस है, सोशल वैल्यूज़ में भी डिफरेंसेस हैं। Now, nationalism aims to defend the country's population sovereignty, the right to govern itself, and to protect it from the political, social, and cultural pressures posed by the modern global economy. सो दैट्स मीन तब ही ये एक कंट्री को नेशनलाइज्ड हो सकता है व्हेन वहाँ पे नेशनलिज्म जैसी चीज़ देखी जा सकती है। सो बेस्ड ऑन नेशनलिज्म एम्स टू डिफेंस द कंट्रीज पॉपुलर सोवरेनिटी। ये जो सोवरेनिटी है ये नेशनलिज्म से हमें मिली है। नेशनलिज्म की वजह से हमें हमारी जो कंट्री है हमें वो सोवरेन है। मतलब सोवरेनिटी का हम मतलब इस तरह से ले लें कि अब हमारा मुल्क आज़ाद है, अब हमारे मुल्क के ऊपर किसी और कंट्री की कोई नहीं चल सकती या कोई कुछ लेना देना नहीं है। हम आज़ाद हैं, हम सोवरेनिटी अपनी खुद ने हमने डिस्कवर, हमने बना ली।
और हम अब अपने मुल्क को खुद प्रोटेक्ट कर हम अपने मुल्क को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? पॉलिटिकल नेशनलिज्म दिखा के, इकोनॉमिकल नेशनलिज्म दिखा के। अब हम पॉलिटिकल इसकी नेशनलिज्म की बात की जाए तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में कुछ हुआ है, कुछ अटैक्स हुए हैं, तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, ना कि इनके अगेंस्ट लेते हैं कि आपकी वजह से हमें ये फेस देखने को मिला ही नहीं, हमें बल्कि इनका साथ देना चाहिए। सो ये हमारे क्या हो जाती है? हमारी पॉलिटिकल नेशनलिज्म हो जाती है। अब बात की जाए तो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट आते हैं। अब एक्सट्रीम नेशनलिस्ट क्या होते हैं आज हम जानेंगे। एक्सट्रीम नेशनलिस्ट बिलीव दैट योर कंट्री हैज़ टू राइट टू डोमिनेट अदर्स नेशन, मिलिट्री एक्विजिशन इफ नेसेसरी। ये जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है, ये आप इस तरह से एग्जाम्पल ले लें। एक बंदा था फ्रेडो रेडलो ऐसे कुछ नेम था उसका। तो इसने एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर हमारी कंट्री में कोई मिनॉरिटी में ग्रुप्स हैं तो इनको डोमिनेट किया जाए, इनको नेशनलिज्म एग्रेशन दिखाया जाए। तो ये एक तरह से इसका डार्क रियलिटी है कि अगर हमारी कंट्री में किसी कम मिनॉरिटी के ग्रुप्स है तो हम इनको डोमिनेट करें, मिलिट्री एक्विजिशंस दिखाएं। अब आगे थोड़ा सा इसकी तरफ बढ़ें तो हम द आइडियोलॉजीज ऑफ नेशनलिज्म आर कॉन्ट्ररी टू दोज ऑफ ग्लोबलिज्म एंड द मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। दैट्स मीन्स जो ये वर्ड है ग्लोबलिज्म हमेशा चाहते हैं कि यूनिफिकेशन हो, इंटीग्रेशन हो आपस में कंट्रीज़ में। लेकिन जो हमारा नेशनलिज्म है, हम अपने नेशनलिज्म का मतलब इस तरह से लेते हैं ना कि हमारी कंट्री सबसे सुपीरियर है, हम अपनी कंट्री से ऊपर किसी नेशनलिज्म्स आर कॉन्ट्ररी टू दोज ऑफ ग्लोबलिज्म एंड द मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। दैट्स मीन्स जो ये वर्ड है ग्लोबलिज्म हमेशा चाहते हैं कि यूनिफिकेशन हो, इंटीग्रेशन हो आपस में कंट्रीज़ में। लेकिन जो हमारा नेशनलिज्म है, हम अपने नेशनलिज्म का मतलब इस तरह से लेते हैं ना कि हमारी कंट्री सबसे सुपीरियर है, हम अपनी कंट्री से ऊपर किसी कंट्री को नहीं देख सकते, हमारी ही कंट्री अब ग्रेट है। अब आगे हमारा इकोनॉमिक नेशनलिज्म। सो इकोनॉमिक नेशनलिज्म प्रोटेक्ट आवर नेशंस इकोनॉमी फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ऑफ्टन सो द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। सो इसका मतलब हम ऐसे लेंगे जैसे कि हमारी इकोनॉमिक नेशनलिज्म हम इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं कि हमें जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं या जो कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं वो भारत या इंडिया के ही खरीदने हैं, जो कि हमारी कंट्री है। ऐसे हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक है वो मेंटेन रहता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमें जो कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं या बनाने, तो वो हमें अपने इंडिया के ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अपने खुद के, और इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, इनको ही लेना है। हमें किसी और कंट्री के इकोनॉमिक को सपोर्ट नहीं करना, जिस लाइक हमें चाइना के या इटली के या फ्रांस के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने, ताकि इनकी इकोनॉमिक लेट डाउन हो और हमारी जो इकोनॉमिक है वो मेनटेन रहे, अपग्रेड जाए, ना कि हमारी इकोनॉमिक लेट डाउन हो जाए। तो ये इतना छोटा सा हम अपना पार्ट दे सकें इकोनॉमिक नेशनलिज्म को उस पर ला सकते हैं। अब आगे चलें तो कैरेट टू इट्स एक्सट्रीम नेशनलिज्म कैन लीड टू ऑथोरिटेरिज्म एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ सर्टेन एथनिक और रेशियल ग्रुप्स। अब ये भी वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको एक्सट्रीम नेशनलिज्म के बारे में बताई थी कि इसने एक पर्सन था, उसने ये पॉलिसी चलाई थी कि हमारे कंट्री के जो माइनॉरिटी के में ग्रुप्स हैं उनको डोमिनेट कर दिया जाए, इनको रेशियल ग्रुप में इनसे मतलब इनको नेशनलिज्म से कट आउट कर दिया जाए एक तरह से। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म की। हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, द 18th century American and French Revolution are often considered to have been the first impactful expression of nationalism। 18th सेंचुरी में अमेरिका में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था फर्स्ट इम्पैक्टफुल एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो हमने वहाँ से जाना कि नेशनलिज्म आखिर होता क्या है। नेशनलिज्म का जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट, वो हमें कहाँ से मिला? 18th सेंचुरी में अमेरिका में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पे हमें वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन मिला नेशनलिज्म का। So, during the 19th century, nationalism penetrated the new countries of Latin America and spread throughout Central, Eastern and Southeastern Europe। 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म और पेनिट्रेट हुआ था न्यू कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिका में, और स्प्रेड हुआ था नेशनलिज्म ईस्टर्न, साउथ एंड ईस्टर्न यूरोप। नाउ आई होप सो यू गेट माई पॉइंट।
Nationalism can also contribute to domestic division and unrest by demanding that the people decide who is and is not truly part of the nation. It encourages against discrimination against anyone within the nation's border. So नेशनलिज्म के अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे अभी तक हमने नेशनलिज्म के फ़ायदे ही फ़ायदे देखे हैं। इसके अब थोड़ी सी हम डार्क रियलिटी के बारे में बात करते हैं कि नेशनलिज्म की वजह से हमें बैड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो नेशनलिज्म की वजह से कभी कभार हमें अपने ही कंट्री में डोमेस्टिक डिवीजन का सामना करना पड़ता है, अनरेस्ट होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हैं हम अपनी ही कंट्री में होते हुए दूसरों के मज़हब में, दूसरों के रिलीजन्स में, आपस के मसलों में फंस जाते हैं। जैसे मुस्लिम्स हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, हम इनके ही आपस में मसलों में फंस जाते हैं और हम अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपना ही नेशनलिज्म को लाइट डाउन करते हैं। अपने इनके ही जो फसाद है, दंगे हैं, अब इनका वो शुरू हो जाता है। सो इट्स नॉट ट्रूली पार्ट ऑफ द नेशन। So I hope you liked my video and my assignment video. Thank you so much for watching this presentation. So Allah Hafiz, bye bye.